12वीं विशेष मार्गदर्शन क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं मार्गदर्शन क्विज कॉन्टेस्ट श्रृंखला के विशेष अंग के साथ, और विषय है इस केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन एवं बहुलक, केमिस्ट्री इन डेली यूज, डेली लाइफ एंड पॉलीमर। और प्रतिभागियों की पर्ची नेम बॉक्स में डाल दी गई है। क्रांति, स्वागत है आपका। आप नेम बॉक्स में से पर्ची खींचेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आज के हमारे प्रतिभागी कौन होंगे। नेम बॉक्स से पर्ची खींचा गया है और जो हमारे बीच के प्रतिभागी हैं, कुमारी अनामिका, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है अनामिका। अनामिका बैठिए। पहले तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 12वीं की परीक्षा देंगी? हाँ, और बिल्कुल जोर से बोलना है। 12वीं की परीक्षा आप दें और आपकी परीक्षा काफ़ी बेहतर हो, बेहतर स्कोर करें आप। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। तैयार हैं? विषय समझ गए हैं ना? 30 प्रश्न के साथ आपके बीच में हैं। इन 30 प्रश्नों का यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको ये डेयरी मिल्क दिया जाएगा, और अगर आप नहीं देती हैं तो ये डेयरी मिल्क यहीं रह जाएगा। मैं फिलहाल आधे पे रख देता हूँ। पहला सवाल है, जैसे जैसे आप 30 प्रश्न देंगे धीरे धीरे खिसकाते चले जाएंगे और आपके हिस्से में वो चला जाएगा। सवाल पहला है आपके लिए, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? बहुलक समझते हैं ना, छोटे छोटे अणुओं का मिल करके बड़ा अणु हो जाना। तो मिलकर के बड़ा अणु हो जाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, और इससे जो मिलता है उसको बहुलक कहते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, अपने आप बना हुआ है? प्रोटीन, नायलॉन, बोनास, टेरिलिन। प्रोटीन कंफर्म है? यस। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक प्लास्टिक होता है, बहुलक है, बेकेलाइट। आपको बताना है बेकेलाइट में एक अभिकारक फिनॉल है। फिनॉल के साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं? फिनॉल के साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं जिससे बेकेलाइट बहुलक के रूप में प्राप्त होता है? बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। आपको बताना यह है किसकी अभिक्रिया, किसका? फिनॉल के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे? ए में HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन एसिटल फॉर्मल्डिहाइड, HCHO का सही उत्तर दिया है। देखिए, मैं एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ। PF बराबर B, ध्यान में रखिएगा। PFB, P फॉर फिनॉल, F फॉर फॉर्मल्डिहाइड, मिल गया, बना कौन? बेकेलाइट। और अगला सवाल आपके लिए तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑरलॉन या एक्रिलन बहुलक है। आपको बताना है ये किसका बहुलक है। ऑप्शन आपके लिए CH2 डबल बॉन्ड CHCN अर्थात इथिलीन साइनाइड, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथिन, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटा 1,3 डाई इन, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। यस। पहला यस, करेक्ट आंसर है, यानी इथिलीन साइनाइड एकलक है। किसका? ऑरलॉन या एक्रिलन का, या दूसरे शब्दों में कह लें इथिलीन साइनाइड का बहुलक है ऑरलॉन या एक्रिलन। अगला सवाल आपके लिए, निम्न में कौन संघनक बहुलक नहीं है? संघनक बहुलक नहीं है। ग्लिप्टॉल, नाइलॉन 6 डेक्ट्रॉन, PTFE फुल फॉर्म उसका होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इनमें से कौन ऐसा है जो संघनक बहुलक नहीं है? PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन संघनक बहुलक नहीं है। बाकी के सब संघनक बहुलक हैं। ग्लिप्टॉल, नाइलॉन 6 डेक्ट्रॉन अनामिका के अनुसार संघनक बहुलक हैं, और PTFE संघनक बहुलक नहीं है, और अनामिका सही है। अगला सवाल आपके लिए, बूना N और बूना S का नाम सुनिए? यस। जी, तो आपको बताना है जो आपने सुना है केमिस्ट्री में बूना N और बूना S वो है क्या। ऑप्शन है आपके लिए
यानी बोनाएन और बोनाएस है क्या? ऑप्शन है आपके लिए प्राकृतिक रबर है, कृत्रिम रबर है, सी में लेटेक्स है, रबर का दूध, और पॉलीथीन है। कृत्रिम। कृत्रिम रबर है अर्थात संश्लेषित रबर है। करेक्ट आंसर है, संश्लेषित रबर है। और प्राकृतिक रबर नहीं है। यह लेटेक्स के बारे में ये जानकारी दें कि रबर को जो पौधा होता है, रबर का पौधा, उसके छालों से जो दूध निकाला जाता है उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। अगला सवाल आपसे है, नायलॉन 66 नहीं है। क्या नहीं है वो बताना है आपको। नायलॉन 66 नहीं है। ऑप्शन ए संघनन बहुलक, पॉलीएमाइड, सी एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यानी सब है। यस। यानी नायलॉन 66 संघनन बहुलक है, नायलॉन 66 पॉलीएमाइड भी है। आप सही हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इस बार विकल्प थोड़ा चेंज है। विकल्प देने से पहले मैं आपको दे रहा हूं नंबरिंग 1 2 3। 3 पदार्थ का नाम बताएंगे, आपको बताना है इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है। 1 में प्रोटीन, 2 में सेल्यूलोज, 3 में स्टार्च। ऑप्शन है कि ए में आपका केवल 1 अर्थात प्रोटीन, बी में केवल 2 अर्थात सेल्यूलोज, सी में केवल 3 अर्थात स्टार्च, और डी में 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3 यानी सब के सब है प्राकृतिक बहुलक। यस। अच्छा, लग रहा है आपको कि सही है से? यस। बिल्कुल सही उत्तर है। सोच रही होंगी कि अभी डेयरी मिल्क थोड़ा दूर भी चला नहीं है। 8 10 में क्वेश्चन के बाद देखते हैं। कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक है। कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से बनने वाला संश्लेषित बहुलक है टेरिलिन, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, नियोप्रेन। नायलॉन 6। नायलॉन 6 करेक्ट है। और आपको ताप दृढ़ प्लास्टिक बताना है, निम्न में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ताप दृढ़ प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जिसमें एक बार गर्म करने पर वो मुलायम होता जरूर है, लेकिन ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, और दूसरी बार जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो मुलायम नहीं होता है, यानी वह मुलायम होना बंद हो जाता है, यानी मुलायम होने का जो गुण है उसका समाप्त हो जाता है। ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है। और आपके लिए विकल्प है निम्न में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? नायलॉन 6, बेकेलाइट, नायलॉन 66, SBR। बेकेलाइट। बेकेलाइट करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन पूर्णतः फ्लोरीनेटेड बहुलक है? कौन पूर्णतः फ्लोरीनेटेड बहुलक है? पीवीसी, थाइकोल, टेफ्लॉन, नियोप्रेन। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, नाम में फ्लॉन है इसलिए। हाँ करेक्ट है, इसी कारण से है भी। बिल्कुल सही, आपने समझा भी है, और फ्लोरीनेटेड है इसलिए टेफ्लॉन है जी। अगला सवाल है, यानी 10 प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है, और मैं थोड़ा दूर इसको खिसका दे रहा हूं। चलिए 11वां सवाल आपके लिए है, निम्न में कौन लीनियर पॉलीएमाइड का बना होता है? लीनियर पॉलीएमाइड अर्थात रेखीय पॉलीएमाइड का बना है डेक्रॉन, अरलॉन, नायलॉन, रेयॉन। डेक्रॉन, अरलॉन, नायलॉन, रेयॉन। नायलॉन। नायलॉन। 10वां क्लास में आपने सुना होगा बेंजीन के बारे में, सुने हो बहुलक होता है, यानी बेंजीन एक बहुलक है, सुने हैं ना आप? बेंजीन जो बहुलक है, आपको बताना है कि बेंजीन किसका बहुलक है। ऑप्शन है आपके लिए C2H4, CH2, C2H2, C2H5। C2H2। C2H2 का बहुलक है। किस C2H2 को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन या इथाइन बोलते हैं। करेक्ट आंसर है। और हम अपने श्रोताओं को अनामिका के माध्यम से, और आपको भी बताना चाहते हैं, या आपके माध्यम से सुनने वाले को बताना चाहते हैं, एसिटिलीन को जब लाल तप्त नली में प्रवाहित किया जाता है, ताम्र नली में, लाल तप्त ताम्र नली में जब एसिटिलीन को प्रवाहित किया जाता है, तब एसिटिलीन के 3 अणु आपस में मिलकर के बेंजीन के एक अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन बनता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, व्हाट हैपेन व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर ट्यूब, बेंजीन इज ऑब्टेन। यानी क्या होता है जब एसिटिलीन को लाल तप्त ताम्र नली से प्रवाहित किया जाता है? उत्तर देंगे बेंजीन बनता है। आप तो दे ही दीजिएगा। अगला सवाल आपसे है, निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीस्टाइरीन, प्रोटीन।
पॉलीस्टाइरीन करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक रबर के बारे में सुनते हैं कि बहुलक है। आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। विकल्प दें कि बिना विकल्प के ही बता दें? विकल्प दें, बिना विकल्प के बता देंगे। बोलिए। आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का करेक्ट आंसर है। नहीं लगता है कि विकल्प देते तो कहीं फंस जाती। अच्छा, निम्न में कौन जैव अपघटनीय बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अपघटनीय कहने का सेंस होता है जिसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन किया जा सकता है। अपघटन बराबर एक चर्चा होते रहती है, ऐसे फलाने चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि उनसे कचरा फैलता है, भूमि की उर्वरता नष्ट होती है, बहुत तरह की परेशानी होती है। आपको बताना है कि कौन बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात जिसका जैव जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन हो सकता है। ऑप्शन है आपके लिए सेल्यूलोज, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन 66। जैव अपघटनीय है सेल्यूलोज, पॉलीथीन, सेल्यूलोज। पक्का जी? डरते डरते बताइए कि सही बताइए। अभी देखिए पॉलीथीन के वजह तो काफ़ी चर्चा आई है, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीथीन के लिए भी पाबंदी बताया और इसके बाद बहुत बड़े अभियान भी चलाए जा रहे हैं पॉलीथीन से मुक्त पृथ्वी को करने की। इसका मूल कारण क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब जो देख रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अर्थात वो उनका अपघटन नहीं होता है जल्दी, और वो इनके द्वारा ये बहुत बड़े प्रदूषक, ठीक है। निम्न में कौन कृत्रिम चलिए, निम्न में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कृत्रिम मीठा भी करता है। एक सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट सब के सब मीठा है ना। खाइए क्या इनमें से कोई? नहीं खाइए, लेकिन पता है सही उत्तर दिया है। आपको बताना है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल बहुलक है। आप ये बताना है ग्लाइकोल की अभिक्रिया से यह प्राप्त होता है। ग्लाइकोल की से बनता है। ग्लाइकोल के साथ किसकी अभिक्रिया से ग्लिप्टल बहुलक प्राप्त होता है? यानी ग्लाइकोल की अभिक्रिया किससे हम करेंगे तो ग्लिप्टल हमें मिलेगा। ऑप्शन आपके लिए है मैलोनिक अम्ल, थैलिक अम्ल, मैलेइक अम्ल, टरथैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल और ग्लाइकोल मिलते हैं तो ग्लिप्टल बनते हैं। थैलिक अम्ल और ग्लाइकोल मिलते हैं तो ग्लिप्टल बनते हैं, और आप सही हैं। आपको अब तक जो आपके हिस्से आए हैं 17 सवाल, उनमें से 17 प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है। शरीर के ताप को कम करने वाला पदार्थ कहलाता है। देखिए तो बहुत आसान प्रश्न हो गया आपके लिए, है ना। ये काफ़ी आसान हो गया ना। बुखार उखार लगा है कभी कि नहीं लगा? लगा है। अच्छा, तो सुनते बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑप्शन है आपके लिए ज्वरनाशी, पीराहारी, प्रतिजैविक, इनमें से कोई नहीं। ज्वर नहीं, ज्वरनाशी। ज्वरनाशी, ज्वर बुखार को कहते हैं और बुखार को नाश करने वाला ज्वरनाशी का इस्तेमाल हम करते हैं। सही उत्तर है। निम्न में किस में मैग्नीशियम होता है? ऑप्शन है आपके लिए क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, विटामिन B12। क्लोरोफिल में होता है। करेक्ट आंसर है, क्लोरोफिल में होता है। अगला सवाल आपसे है टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? जिसका इस्तेमाल टाइफाइड में करते हैं हम लोग। यह भी एक बुखार है ना, तपेदिक। तो बताना है कि इनमें से किस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसमें करते हैं। प्रतिजैविक को अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं। आपके लिए विकल्प हैं पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेरामाइसिन, सल्फाइडजिन। क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल का इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड में एंटीबायोटिक के रूप में। सही उत्तर है। एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है, ध्यान से सुनेंगे। एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है दर्द निवारण के लिए, शरीर के ताप को कम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, अवसाद को कम करने के लिए, शरीर के ताप को कम करने के लिए। सही उत्तर दिया है आपने।
पायरो शब्द कहीं भी लगा रहे, पायरो का अर्थ होता है उच्च ताप। तो एंटीपायरोटिक स्वाभाविक बात है टेम्परेचर को कम करने के लिए। कहीं भी अगर वो पायरोलिसिस हो, पायरोमीटर हो, तो हम समझ जाएंगे, पायरोस्फीयर हो, तो इसका अर्थ स्पष्ट होता है उच्च ताप के का से रिश्ता होता है। सूर्य के में पायरोस्फीयर पाया जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी उच्च होता है। तो यानी यहाँ ध्यान में रखना हमें कि पायरो प्रीफिक्स कहीं भी हो या पायरो का जो रूट हिंदी होता है वो होता है उच्च ताप, है ना। अगला सवाल आपसे है, निम्न में कौन बहुल उपयोगी एंटीबायोटिक्स है? यानी एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई कार्यों में होता है, यानी अनेक कार्य करता है। ऑप्शन है आपके लिए पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल खाए हैं कभी क्या? पता ही नहीं है, डॉक्टर दे दिया होगा। सही उत्तर है। लेकिन निम्न में कौन एड्स को रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है? एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है LSD, BHA, AZT, वाइथानॉल, AZT, एजिडोथाइमिडाइन, AZT जिसको एजिडोथाइमिडाइन कहते हैं, एड्स के रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है। अर्थात एड्स रोगी को यह दवा दिया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है और उसके लिए जो रोकथाम के लिए दवा दी जाती है वो है हमारा एजिडोथाइमिडाइन, और आप सही हैं। एस्पिरिन है एस्पिरिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ज्वरनाशी है, बुखार कम करने वाला, एंटीसेप्टिक है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। एस्पिरिन है एंटीबायोटिक, ज्वरनाशी, एंटीसेप्टिक, ऑल ऑफ दीज। एंटीबायोटिक। अब 2 बार विकल्प बोल दिया और दोनों बार संयोग से गलत हो गया है। और सही उत्तर है एस्पिरिन ज्वरनाशी है और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। निम्न में कौन कृत्रिम शर्करा नहीं है? कोई बात नहीं है, तो डेयरी मिल्क अभी वहीं पर है, अगर घबराना नहीं है। निम्न में कौन कृत्रिम शर्करा नहीं है? सुक्रोज, एस्पार्टेम, साइक्रिन, सुक्रालोस और एलिटेम। यानी सुक्रोज जो है वह कृत्रिम शर्करा है। शर्करा तो है लेकिन प्राकृतिक शर्करा है, कृत्रिम शर्करा नहीं है, और आप सही उत्तर दिए। अगला सवाल आपसे है, डिटॉल साबुन देखी होंगी, डिटॉल लिक्विड भी देखी होंगी। डिटॉल में प्रतिरोधी कौन सा है निम्न में जो उपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा प्रतिरोधी ऐसा है जो डिटॉल में उपस्थित होता है? क्वालिन, क्लोरोजाइलिनॉल, बिथियोनल, इनमें से कोई नहीं। क्वालिन, क्लोरोजाइलिनॉल, बिथियोनॉल, और इनमें से कोई नहीं है। आपका उत्तर है क्वालिन। सॉरी, गलत उत्तर हो गया है, क्लोरोजाइलिनॉल। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसका उपयोग प्रति अवसादक के रूप में होता है? आदमी डिप्रेशन में जब जाता है, फ्रस्ट्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है आपके लिए एक्वानिल, नेप्रोजेन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल। फिर से ऑप्शन दें, एक्वानिल, नेप्रोजेन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल। एक्वानिल करेक्ट आंसर है। साबुन जब हम लोग बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निम्न में से क्या निकलता है? ऑप्शन है आपके लिए ग्लाइकोल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ए एंड सी। ग्लिसरॉल ठीक है, आप सही उत्तर हैं। साबुन जानती हैं सोडियम और पोटासियम लवण होता है, ठीक है। ट्राई ईस्टर ऑफ सोडियम एंड पोटासियम साल्ट होता है साबुन, है ना। यह
जब हम लोग वनस्पति तेल का या उच्च वसीय अम्लों का अभिक्रिया कराते हैं क्षार से, तो हमें साबुन प्राप्त होता है और इस क्रिया में ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। आप सही हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला परिरक्षक है। और परिरक्षक समझती हैं, किसी को जैसे हम लोग घर में अचार बनाते हैं तो उसको डुबा के रखते हैं ताकि उसका लॉन्ग लाइफ हो, अर्थात किसी परिरक्षक का सेंस होता है आक्रमणों से बाहर से उसे रक्षा करने देने वाला। तो आपको देखना है, आपको बताना है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। ऐसे भी एक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो स्वाभाविक है कि वैसे ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं जिसका उपयोग हम बराबर करते हैं। ध्यान से समझ सुनिएगा। सामान्य रूप में उपयोग में आने वाला परिरक्षक है जिसमें किसी को रक्षा किया जाता है। ऑप्शन आपके लिए नमक, चीनी, वनस्पति तेल, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। सब में ना बता सकते हैं चीनी से मैं किसको रक्षा करता हूँ? चीनी का पाबुक चढ़ा करके किसे रखा जाता है बताइए। आपसे उत्तर सही दिए, लेकिन आप बताइए। मुरब्बा देखें, मुरब्बा देखते हैं ना, तो चीनी का पाक दिया जाता है ना, तो उसकी रक्षा के परिरक्षक है वहाँ पर चीनी। और उसके बाद नमक और तेल, तो अचार हम लोग बनाते हैं, तो अचार जो हम बनाते हैं उसमें नमक रहता है क्या, परिरक्षक के रूप में। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिथियोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह क्या कार्य करता है? एंटीसेप्टिक का, बफरिंग एजेंट का, सॉफ्टनर का, शुष्कक का? एंटीसेप्टिक का काम करता है बिथियोनल। हाँ, आप सही हैं। 30 में से 28 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। और अब आप हमारे बीच आई डेयरी मिल्क लीजिए, इधर ये खड़ा होकर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।